हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक हमारे नए वीडियो में। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या वैद्युत स्थितिकी। ठीक है, इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गॉस का नियम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या करने किस परिप्रेक्ष्य में निकाला जाता है, कैसे ये आया, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हमारा एक टॉपिक था, आपने पहले पढ़ा हुआ है फ्लक्स। ये एक्चुअल में ये एक फ्लक्स निकालने की, ये क्या है, फ्लक्स निकालने की, ये फ्लक्स निकालने की ये फ्लक्स निकालने की ही एक विधि है। क्या है ये? वैद्युत फ्लक्स निकालने की ही एक, वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए एक नया नियम, वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए है एक नियम दिया इन्होंने, गॉस ने एक नियम दिया। अब लेकिन ये नियम कुछ नियमों से बंधा हुआ है, ये नियम कुछ और नियमों से बंधा हुआ है। क्यों नियम, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अभी आपको दिखा देते हैं। ये नियम 4-5 नियमों के तहत बंधा हुआ है। एक ये है, 2-3 नियम और भी हैं। ठीक है, तो ये नियम जो है बंधा हुआ है किसके, एक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ज़रा हम इसको जानते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, कैसे आता है, इनका नियम क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। थोड़ा सा इससे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं फ्लक्स का। फ्लक्स क्या था? वैद्युत फ्लक्स के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो था क्या। तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स की गणना के लिए हम लोग एक चीज़ और कह रहे हैं, जिसके अब कह रहे हैं गॉस का नियम। तो गॉस का नियम, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास 12 की जो फिजिक्स पढ़ी है या केमिस्ट्री पढ़ी है उसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा पढ़िए। डिफरेंसेस मतलब ये जो भी आप पढ़ रहे हैं वो उसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में आप निकाल क्या रहे हैं। तो जैसे गॉस का नियम है, गॉस का नियम क्या है, वैद्युत फ्लक्स की ही गणना की जा रही है इसमें, लेकिन एक नए तरीके से की जा रही है। तो गॉस का नियम में वैद्युत फ्लक्स, कूलॉम का नियम किस लिए आया है, बल निकालने के लिए आया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालने, बल से आप क्या निकाल सकते हैं, फिर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए कि आप किस साइंटिस्ट को किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरली ये पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंसेस के बेस पे पढ़िए। क्लास 12 हमेशा डिफरेंसेस के बेस पे, क्लास 11 और 12 डिफरेंसेस के बेस में पढ़ा जाता है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए कि आप कैसे कैसे तैयारी करते हैं, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करके कैसे पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप ये जानिए कि ये नियम क्यों आ रहा है, ये नियम क्या बता रहा है। नियम तो आप रट लेते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि आप बता नहीं पाते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। गॉस का नियम किसके लिए आया है, वैद्युत फ्लक्स। जब हमारे पास एक ऑलरेडी एक डिफिनीशन थी वैद्युत फ्लक्स की, फाई इक्वल टू क्या था, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये हमारे पास एक पहले से पड़ी हुई डिफिनीशन है या पहले से पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला है, किसके लिए, वैद्युत फ्लक्स के लिए। तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, जब हमारे पास ऑलरेडी एक चीज़ है तो इसके लिए आवश्यकता हमें क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए है कि मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसका सिर्फ आयाम बता दिया जाए और आवेश बता दिया जाए। आयाम मतलब उसकी आकृति बता दी जाए और आवेश बता दिया जाए, तो यहाँ से आप उसको नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपको निकालने के लिए दूरी निकालनी होगी। ठीक, तो उसके लिए आपका क्या आता है, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या कहता है, उससे पहले हम एक बार फ्लक्स पे नज़र डाल लेते हैं। और फ्लक्स क्या था, मान लेते हैं कोई एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इससे गुजरने वाली किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत
बल रेखाएं क्या कहलाते? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स तो देखिएगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। उसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लेते हैं ये क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, ds है, और यहाँ से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, E। तो हम लोग इनका जब प्रोडक्ट करते हैं, कैसा प्रोडक्ट करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। इसे बार बार स्केलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा E डॉट ds cos थीटा। और ये हमने फ्लक्स में काफ़ी चर्चा की है कि ये जो थीटा की वैल्यू है वो एक्चुअल में प्लेन के नॉर्मल और आने वाली रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण है। तो फ्लक्स हमारा था ये। अब जरा इसको अगर हम लोग किसी बंद पृष्ठ के लिए निकालें, किसके लिए? किसी बंद पृष्ठ के लिए। तो गॉस का नियम किसके लिए आएगा? बंद पृष्ठ के लिए। तो हम चलेंगे, देखेंगे गॉस ने क्या कैसे किया इसको। तो ज़रा हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करो भाई। चलिए अब देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपका पृष्ठ कैसा है, बंद है। आपका पृष्ठ कैसा है? कोई बंद है, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का अगर आप सर्किल ले लेते हैं, क्लोज सरफेस का क्या कर लेते हैं? सर्किल ले लेते हैं। तो ज़रा यहाँ से देखते हैं, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर यही बात क्योंकि आवेश कैसा है? आवेश होता है एक गोलाकार। आवेश कैसा है? गोलाकार है। तो इसका क्षेत्र भी क्या बनेगा? एक पॉइंट है, बिंदु आवेश है। कैसा है? बिंदु आवेश है। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा गलत हो गया होगा कि आवेश तो स्फीयर में होता ही है, लेकिन वो मान लेते हैं अगर बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण अगर आपके चारों तरफ का जो फील्ड बनेगा वो एक गोलाकार ही बनेगा। आगे पीछे दाएं बाएं सब चारों तरफ फील्ड बनेगा, तो वो कैसा होगा? गोलाकार। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक। अब अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो फाई बराबर होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है? ई बराबर क्या होता है भाई? ई बराबर होता है Q बाई r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और इनटू अगर इसके बीच की दूरी अगर हम कहते हैं cos थीटा बराबर 0 है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं ds बराबर हमारा वैल्यू क्या है? स्फीयर के लिए यानी बंद पृष्ठ के लिए हमारा क्या है? गोले के लिए 4 पाई r स्क्वायर। तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो फाई बराबर बचा वो हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन। इसी बात को गॉस ने एक नियम का नाम दे दिया। ये जो बात लिखी गई है, ये इसी को क्या कह दिया? गॉस ने एक नियम का नाम दे दिया। गॉस का नियम अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ये कहेंगे वैद्युत फ्लक्स किसके लिए? किसके लिए? किसी बंद पृष्ठ के लिए। ठीक। तो इन्होंने किसके लिए नियम दिया है? वैद्युत फ्लक्स बताया है किसके लिए? किसी बंद पृष्ठ के लिए। अब ये होगा क्या? देखिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश, ठीक, के 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज़ को हम थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं जिससे आपकी डिफिनीशन बन जाए। अब देखिएगा, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? डिफिनीशन जो नियम गॉस ने दिया है उसके बारे में बताएं। तो फाई बराबर, देखिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लें, Q इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, तो ज़रा इसी चीज़ को गॉस कह रहे हैं। बात वही लिखी गई है लेकिन एक नए तरीके से लिखी गई है। हम इस तरीक़ों को इसलिए लिख रहे हैं जिससे इससे हम डिफिनीशन बना सकें, सॉरी गॉस के नियम को बता सकें, या गॉस के नियम ने क्या कहा है, गॉस का नियम, गॉस ने उसके बारे में कहा क्या है उसके बारे में बताएं। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, वो आवेशों के परिमाण का 1/ε0 गुना होता है। आवेश नहीं, आवेशों नहीं होगा, आवेश। ठीक, अब यही बात हम लोगों ने यहाँ पे दिखी है, यानी गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक, इसी चीज़ को गॉस ने क्या कर दिया है, नियम का नाम दिया है। गॉस के अनुसार फाई बराबर Q/E, और इसको हम लोग कह रहे हैं किसी वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के लिए आवेशों के परिमाण का 1/ε0 गुना होता है, यानी आवेशों का परिमाण का 1/ε0 गुना होता है। ये नियम क्या कहलाता है, गॉस का नियम। इसी नियम को किसने कह दिया, गॉस का नियम का नाम दे दिया। अब जरा यहाँ से समझिएगा, अगर गॉस का नियम है तो गॉस के नियमानुसार, ठीक, 1/ε0 गुना होता है किसके, उसमें उपस्थित आवेश के। इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स। और इसी वैद्युत फ्लक्स को अगर फ्लक्स की डिफिनीशन से पढ़ें तो फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी गुजर रही हैं किसी क्लोज सरफेस से या किसी सरफेस से। इसी बात को गॉस ने इस तरीके से कहा कि वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के लिए आवेशों के परिमाण का 1/ε0 गुना होता है। इसी बात को आपकी बुक में समझाया गया है, देखा जाए कैसे समझाया गया है, तो ज़रा देखते हैं कैसे समझाया गया। देखिए, ये हमारा किसका है टॉपिक, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ज़रा इसको देखते रहते हैं कैसे होगा भाई। देखिए, ये जो हमारा है, यहाँ पे देखिएगा, ये इस जगह पे देखिए, इस नियम की उपलब्धि होती है यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं है किया गया तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। ये तो इसके बारे में बात की गई, लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स की एक्चुअल डिफिनीशन है, कहाँ गई भाई, किसी, हाँ यहाँ पे है, देखिए, एक सरल दृष्टांत है कि हम बिना उत्पत्ति के गॉस के नियम का उल्लेख करते हैं। किसी बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 गुना होता है, जहाँ Q S से परिबद्ध कुल आवेश है। इस नियम में यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा लिया जाता है, मतलब ये इस नियम किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए। अब गॉस के नियम का कुछ क्या है, उपयोग है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे हम लोग, ठीक है, गॉस के नियम के लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तथ्य क्या कहलाता है, देखिए, पहला नियम ये कहता है गॉस के नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर बंद पृष्ठ नहीं रहेगा तो गॉस का नियम नहीं कहलाएगा। अब यहाँ समझिए, जैसे कोई बच्चा है जिद करता है, वैसे गॉस भी कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि जो भी बंद पृष्ठ लेंगे उसकी क्या होगी, आकृति और आयाम कुछ भी हो, इससे नहीं फर्क पड़ता है, अगर आकृति या आयाम पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन आप कह रहे हैं गॉस जो भी पृष्ठ आप चूज कर रहे हैं उसको नाम दीजिएगा, क्या नाम दीजिएगा, गॉसियन सरफेस। उसे, उसका नाम क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ के नाम से जाना जाएगा। जिस भी नियम को आप लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, गॉस का नियम, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, गॉस के नियम का अनुप्रयोग के लिए चयन किया जाने वाला पृष्ठ क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ। यानी जिस पृष्ठ को आप ले रहे हैं उसे क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। उसका आकृति, आयाम मतलब होता है उसकी साइज,
3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, उसका रेडियस कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। उसका आयाम होना चाहिए। तीसरी बात वो कह रहे हैं, ज़रा यहाँ से देखिएगा, गॉस का नियम दक्षिण पश्चिम में क्योंकि पृष्ठ संबंध सभी योगों को सम्मिलित करता है, मतलब जितना भी आवेश उसमें रहेगा वो सबको क्या कर लेगा, सम्मिलित कर लेगा, ठीक है। अब देखिए, कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जिसमें बंद पृष्ठ हो और उसके बाहर भी गणना की जा सकती है और अंदर के लिए भी किया जा सकता है, ये नियम दोनों के लिए लगेगा, ठीक है। वाम पृष्ठ दृष्टिगोचर होता है, इसको बारे में ज़्यादा समझें। लेकिन ये ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ज़रा देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है। क्या देखा, गॉस का नियम का अनुप्रयोग चयन किए जाने वाले पृष्ठ कैसा होगा, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। और ध्यान देखिएगा, गॉसियन पृष्ठ को किसी भी विरक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए, मतलब कोई अलग आवेश को गुजारना नहीं जाएगा, क्योंकि अगर अलग से आवेश आ जाएगा तो अलग आवेश आने के कारण अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। कुछ भी निकाय के सम्मिलित होती है वैद्युत क्षेत्र की पकड़ना आसान बना देता है। गॉस का नियम कूलॉम के नियत के अंतर्ध्रुवी के व्युत्क्रमण वर्ग पर निर्भर करता है, ठीक है। गॉस के नियम में कोई उल्लेख व्युत्क्रमण वर्ग को विचलित का संकेत नहीं है। मतलब क्या कहता है कि गॉस का जो नियम है वो गॉस के नियम में कोई उल्लेख व्युत्क्रम वर्ग का नहीं है। जाहिर सी बात है, 1/r² का कहीं पे नाम नहीं लिया गया है, वो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट गुना बोला है। आर के बारे में, वहाँ पे दूरी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, जबकि कूलॉम के नियम में इसको क्या किया गया है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपने पढ़ा है। तो गॉस के नियम में आर का कोई उल्लेख नहीं है और वो क्या है, उनके बीच के विचलन व्युत्क्रम वर्ग का नियम को फॉलो नहीं करता है। कौन नहीं फॉलो करता है, गॉस का नियम, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आपकी हैं, ठीक है, तो गॉस किसके लिए आए थे, एक बंद पृष्ठ के लिए। जो भी पृष्ठ आप चूज करेंगे उसे क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस। एक आवेश के लिए आप बात करेंगे, ठीक है। अब एक से अधिक आवेश अगर होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी गणना की जाएगी, ठीक। तो उन आवेशों के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसके जब बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जो ये तीसरा नियम है, ये वाला, जो ये तीसरा नियम है ये वाला, ये क्या कह रहा है, अगर पृष्ठ के बाहर भी बात की जा सकती है और अंदर भी, अगर मतलब ऐसा कोई सरफेस आ जाता है, ये आएगा किसके लिए, सर्कुलर के लिए, सर्किल के लिए, ठीक है। गोलाकार पृष्ठ होगा अगर, तो उसके लिए बाहर भी निकाला जा सकता है, अंदर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तीसरा जो ये कह रहा है, गॉस का नियम दक्षिणावर्त आवेशों के भीतर अवस्थित होना, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे आप लोग, ठीक। तो ये चीज़ जो है गॉसियन पृष्ठ कहा जाएगा। ये सारी बातें हो गई हैं। गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। किसी भी आवेश के कारण होने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश के परिमाण के 1/ε0 गुना होता है। इसी को क्या कहा जाता है, गॉस का नियम। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, गॉस का नियम, ठीक। तो गॉस का नियम आपने पढ़ा, गॉस का नियम किसके लिए आया और उसके 4 पढ़े गए। पहला कैसे पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। पहला है गॉसियन सरफेस के लिए, गॉसियन पृष्ठ होगा, ठीक। दूसरा होगा बंद पृष्ठ होना चाहिए, पृष्ठ हो, आयाम कुछ भी हो, आयाम कुछ भी हो उसका। तीसरा है बाहर और भीतर दोनों ही कंडीशन में निकाला जा सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिएगा तीसरी बात चौथी बात इन्होंने जो कही है, कुल आवेश को लिए भी निकाला जा सकता है। कुल आवेश की, कई आवेश अगर हों ढेर सारे, तो कुल आवेश के कारण जो उसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्थिति, जो उसकी स्थिति बनेगी या आकार बनेगा, उस पर निर्भर करेगा, ठीक। और पांचवा पॉइंट ये है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को अनुसरण नहीं करता, ये अनुसरण नहीं करता।
यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम को अनुसरण नहीं करता। यानी जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था ना, जैसे कूलॉम्स के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, ये आर स्क्वायर, ये जो यही है व्युत्क्रम नियम, ये वर्ग व्युत्क्रम नियम यही है, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करता। तो ये 5 पॉइंट थे जिसके लिए आप गॉस के नियम को फॉलो करेगा। ये 5 पॉइंट होंगे तभी आपका गॉस का नियम फॉलो करेगा। ये सारी चीज़ें आपके गॉस के बारे में बात की गई। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया है गॉस का नियम, ठीक, गॉस के नियम के पढ़ने के पश्चात आपके पास जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा गॉस का अनुप्रयोग। क्या होगा? अगला आएगा, देखिए जब भी आपने इस सिस्टम को पढ़ा है तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, किसका, इसका प्रयोग, किसका प्रयोग करना है? गॉस के नियम का। अरे ठीक है, गॉस के नियम का, गॉस के नियम का प्रयोग कैसे करेंगे, या इसी को कहते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब उसका प्रयोग करना है, अनुसरण करके उसका प्रयोग कर देना है, ठीक है। जब उसका अनुसरण करके उसका क्या करेंगे आप? प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? उसको बताते हुए, ठीक है। तो गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग आएगा वो अगला टॉपिक होगा, देखिएगा। गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे, ये तो बात कर ली गई। अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है, ठीक है, वो आएगा गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इस टॉपिक को हम अगले इसमें करेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया, सतत आवेश वितरण, ये एक टॉपिक है। इसको आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ करके, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसमें होने वाला है आपका गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। सतत आवेश वितरण से आप जो आवेश निकालते हैं उसका उपयोग किया जाएगा कहाँ पे? गॉस के नियम में। तो एक बार हम फिर से इसको, ठीक है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग में हम लोग एक बार इसकी लंबाई के लिए ले लेंगे। किसी एक लंबाई पर अगर आवेशों को क्या कर लिया जाए? वितरित कर लिया जाए। दूसरा हम लोग लेंगे किसके लिए? दूसरा हम एक सिंगल चार्ज के लिए लेंगे, यानी एक सर्कुलर में अगर कर दिया जाए, एक क्या कर लिया जाए? एक समान पतले खोलिए में कर लिया जाए, गोलीय में। और एक और भी होगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, जब एक चादर के रूप में किया जाए। एक किसके रूप में किया जाए? चादर के रूप में, मतलब आवेशों को एक क्या किया जाए? चादर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से 3 आएगा, जिसमें से ये जो तीसरा वाला है इसमें 2 आएगा। देखिए जो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, भीतर और बाहर दोनों के लिए ये नियम सही है। तो देखिएगा ये नियम गॉस के एक बार बाहर लिया जाएगा, एक बार अंदर लिया जाएगा। तो गोलीय वाले उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल अब आप जब गॉस का नियम का अनुप्रयोग पढ़ने जाएंगे तो यहाँ देंगे, तो आपको सतत आवेश वितरण से वितरण, ये एक टॉपिक था जिसमें आप लोग पढ़े थे Q = लेमडा, ठीक है। लेमडा बराबर क्या था? Q/L, ठीक। सिग्मा बराबर क्या था? Q/A, ठीक। और आपने फिर एक और पढ़ा था, रो बराबर था Q/B, ठीक है। आवेश को जब एक लाइन पे, आवेश को जब एक क्षेत्रफल में, और आवेश को जब एक वॉल्यूम में क्या किया जाए? आयतन में क्या किया जाए? बिखरा दिया जाए, यानी वितरण कर दिया जाए, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो Q = यहाँ पे आ जाएगा लेमडा L, Q = यहाँ पे आ जाएगा n सिग्मा A, और Q = यहाँ से आ जाएगा रो V। तो ये डिपेंड करेगा कैसे आप यहाँ से ये आवेशों की जो गणना है वो यहाँ से की जा रही है सतत आवेश वितरण से। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे? कहाँ पे करेंगे? गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। इस नियम में हम लोग जो है इसका उपयोग करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से अनुप्रयोग कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा एक हेडलाइन देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल देखते हैं, आपके पास फ्लक्स निकालने के 2 फार्मूले अब आ गए, एक गॉस के नियम के अनुसार, एक फ्लक्स के नियम के अनुसार। फ्लक्स के नियम के अनुसार E.ds है, ठीक। ये किसके अनुसार है? फ्लक्स के, ये किसके अनुसार है? फ्लक्स के नियम अनुसार। और दूसरा जो आया है वो आया है गॉस के नियम से, ये आया है गॉस के नियम से,
गॉस के नियम से। तो फ्लक्स की एक और डिफिनीशन आ गई है Q/ε0। अब ये क्या होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्योंकि आवेश का वितरण यहाँ से Q होगा तो ये आएगा सतत आवेश वितरण से, सतत आवेश वितरण से। ये एक फ्लोचार्ट टाइप का है कि आपको डेरिवेशन कैसे करना है। तो ये सतत आवेश वितरण से आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। E.ds Q/ε0। Q की वैल्यू रखिए कहाँ से, सतत आवेश वितरण से। कोई भी पृष्ठ हो, जैसा भी पृष्ठ हो वैसे क्षेत्रफल निकालिए, रख दीजिए, आपकी सतत आवेश वितरण के अनुसार गॉस के नियम के अनुसार आ जाएगी। तो गॉस का प्रयोग करके आप किसी भी सरफेस का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी आवेश, जिस भी प्रकार से आवेश का वितरण किया गया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो हम लोग किसके अनुसार निकाल सकते हैं, गॉस के अनुप्रयोग से। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।